के पराठे। माँ, आपने आज भी परमल के पराठे बना दिए। आप जानती हो ना कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक तो ये खाने में बहुत ही बुरा लगता है। टिंडा तो फिर भी इंसान खा ले, लेकिन परमल कौन खाता है। खा ले बेटा, क्या हो गया। ये भी हरी सब्जियों में ही आता है और इसमें भी बहुत ताकत होती है और ये भी बहुत अच्छी सब्जी है। सब्जियां खाने के लिए कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अब तो तू बड़ा हो गया है, शादी के लायक हो गया है, इसलिए खाने में नखरे मत कर। माँ, शादी के लायक हो गया हूँ तभी तो अपनी बात रखने का आ गया मुझे। आपको कितनी बार समझा दिया है कि मुझे परमल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप जब देखो परमल की सब्जी बनाकर रख देती हो। अगर आप चाहती हो कि मैं इस घर में खाना बंद कर दूं तो ऐसे ही बता दो। अनुज गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके पिज्जा मंगवाकर खा लेता है। ये सब कुछ देखकर मीनाक्षी को भी बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में परमल की सब्जी फेंकते हुए खुद से बोलती है, कोई बात नहीं, इसकी शादी की उम्र हो गई है ना, जल्द से जल्द इसकी शादी कर देती हूँ। तब देखूंगी कि बीवी के आगे कितने नखरे दिखाएगा ये। माँ के आगे बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं, लेकिन बीवी के आते ही अपने आप सुधर जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और मीनाक्षी को पायल नाम की लड़की का रिश्ता अनुज के लिए पसंद आता है। मीनाक्षी भी बिना किसी देरी के पायल और अनुज की शादी करवा देती है और पायल को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। आज पायल की पहली रसोई की रस्म थी। मीनाक्षी रसोई में आती है और पूछती है, पायल बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तूने सोचा है कि तू आज क्या बनाने वाली है। माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊं। सुन बहू, अनुज को परमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तब मानूंगी कि मैंने अनुज के लिए बिल्कुल ठीक बीवी का चुनाव किया है, अगर तू उसे किसी भी तरह परमल खिलाने में कामयाब हो गई। मैं तुझे आज से ही तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में दे दूंगी। हाँ। पायल मीनाक्षी की बात सुनने के बाद परेशान होने की जगह हंसते हुए अपनी सास को जवाब देती है, सोच लीजिए माँ जी, कल को आपके आस पड़ोस की सहेलियां ये ना बोले कि बहू आते ही पहले दिन अपनी सास से तिजोरी की चाबी ले उड़ी। मुझे तो लगा था बहू मेरी बात सुनकर घबरा जाएगी, लेकिन तेरा आत्मविश्वास तो अब मुझे डरा रहा है। चल ठीक है, ये भी सही, अगर तू मेरे बेटे को परमल खिलाने में कामयाब रही तो फिर मैं तुझे आज से तिजोरी की चाबी दे दूंगी। पायल भी शर्त को मंजूर कर लेती है, जिसके बाद वो परमल को काटती है और उसे आटे के अंदर भरकर उसके पराठे बनाकर तैयार कर देती है। वो पहले ही परमल के सारे बीज निकाल चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो सब लोगों के लिए पराठे बनाकर ले आती है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो सुबह सुबह पराठे खाने को मिलेंगे। देख माँ, नाश्ता ऐसा होता है, आप जब देखो वो बेकार सी सब्जियां बनाकर रख देती हो, और परमल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आज जरा खाकर देख लेते हैं कि तुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना कैसे लगता है। माँ, भाभी के हाथ का खाना है, अब तो भैया भी जोरू के गुलाम बन जाएंगे और चुपचाप खाना खा ही लेंगे। और जब इसे ये पता चलेगा कि बहू ने परमल के पराठे खिलाए हैं, फिर तो ये पक्का जोरू का गुलाम बनकर ही मानेगा। अनुज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पराठे देखने में बिल्कुल भी परमल के पराठे नहीं लग रहे थे। वो अपने मन में बोलता है, ये क्या, अगर मैंने परमल के पराठे खा लिए तो सब लोग ये सोचेंगे कि मैं अपनी बीवी का जोरू का गुलाम हूँ। नहीं नहीं, अभी तो ये इस घर में आई है, अगर सब लोगों को ऐसा लगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और ये छोटी तो मुझे सुना सुना कर मार देगी। अनुज अब झूठा नाटक करने लगता है और कहता है, ये सब क्या है पायल, तुमसे मेरी फोन पर बात होती थी शादी होने से पहले, और मैंने तुम्हें साफ बताया था कि मुझे परमल अच्छा नहीं लगता, फिर भी तुमने परमल के पराठे बना दिए। मैं ये बिल्कुल नहीं खाने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आपको पसंद ना आए तो मैं जिंदगी में कभी भी परमल के पराठे नहीं बनाऊंगी। बस आपको एक बार खाकर देखना है और उसकी बुराई कर देना। पायल का मासूम सा चेहरा देखकर अब अनुज उस पराठे को खाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा परिवार जैसे ही पराठे खाता है तो सबसे पहले पराठे खाने के बाद नेहा जवाब देती है, अरे वाह भाभी, आप पहले किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करती थी क्या? ये परमल का पराठा कितना स्वादिष्ट बना है, ऐसा पराठा मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। सच में पायल बहू, तूने पराठा तो बहुत अच्छा बनाया है, मेरा दिल खुश हो गया ये पराठे खाकर। ये पराठे तो मैं रोज सुबह नाश्ते में खा सकती हूँ। मीनाक्षी और नेहा परमल के पराठे की तारीफ कर रहे थे और वहीं अनुज को ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अनुज जैसे ही पराठा खाता है तो अपने मन में बोलता है, अरे भाई, पराठे तो सच में पायल ने बहुत लाजवाब बनाए, लेकिन अब अगर मैंने परमल के पराठे की तारीफ कर दी तो सब लोगों को लगेगा कि मैं जोरू का गुलाम हूँ, इसीलिए मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगा। अनुज खुद से ये बोलने के बाद जानबूझकर पायल की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखकर कहता है, देखो, तुम्हारे कहने से खा तो लिए पराठे, पर इसमें स्वाद जैसा क्या मिला, ये बहुत ही बेकार सा लग रहा है। परमल भी कोई खाने की चीज होती है क्या?
पायल अनुज की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और मीनाक्षी भी अपनी शर्त को भूलकर बड़े प्यार से अनुज को बोलती है, मानती हूँ अनुज बेटा कि तुझे शायद परमल अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच बात तो ये है कि परमल सच में बहुत अच्छा बना है। दरअसल बहू से मेरी शर्त लगी थी कि अगर तू परमल खा लेगा तो मैं उसे तिजोरी की चाबी दे दूंगी, पर जितने अच्छे स्वाद के साथ उसने ये पराठा बनाया है वो चाबी की सच में हकदार है। इसलिए तू सारी बातें भूल जा और सच में बहू को बता कि पराठा कैसे बना है। मैंने आपको बोल दिया ना कि पराठा अच्छा नहीं बना है, तो बार बार एक ही बात मुझे क्यों बतानी पड़ती है। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अगर कुछ और बना दो तो फिर मैं भिजवा देना मेरे लिए, वरना मैं भूखा रहूंगा। अनुज ये बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद पायल को ये सब कुछ बहुत बुरा लगता है। वो खुद भी पराठा खाकर देखती है और अपनी सास को बोलती है, माँ जी पराठा तो सच में अच्छा बना है, फिर आखिर ऐसी कौन सी बात है कि वो परमल से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। माना परमल की सब्जी थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन परमल का पराठा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। पायल की बात सुनकर मीनाक्षी भावुक हो जाती है और कहती है, दरअसल पायल बेटा बात यह है कि अनुज का एक स्कूल का दोस्त था जिसका नाम रोहन था। वो अक्सर अपने टिफिन में परमल लेकर आता था और अनुज उसका टिफिन छीनकर खा लिया करता था। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन एक दिन स्कूल आते हुए रोहन का एक्सीडेंट हो गया। तब से अनुज ने परमल खाना ही छोड़ दिया। अच्छा तो ये बात है, मुझे ऐसा लगा कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है तो शायद अनुज जी को मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए वो जानबूझकर गुस्सा दिखा रहे हैं। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, उन्हें तो ये पराठा खाना भी पड़ेगा और पसंद भी करना पड़ेगा। अब पायल एक थाली लगा लेकर अनुज के कमरे में जाती है और उसके सामने चेयर पर जाकर बैठ जाती है और बोलती है, हमें अपनों को उदासी में नहीं बल्कि खुशी में याद रखना चाहिए, वरना उन्हें भी तकलीफ होती है। वैसे भी ये परमल का पराठा कमाल का बना है, कोई खाए न खाए मैं तो जरूर खाऊंगी। और वैसे अब तो माँ जी ने भी मुझे इजाजत दे दी है कि रोज सुबह नाश्ते में यही परमल का पराठा बनेगा। फिर भी अगर किसी को रोज सुबह नाश्ते में उपवास करना है तो उसकी मर्जी है। पूरा कमरा बंद था और परमल की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। अब अनुज का जी ललचा जाता है और पायल से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो पायल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मैं अपने दोस्त को भुला नहीं पाता था, इस वजह से मैंने परमल खाने बंद कर दिया था। लेकिन अब से मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी परमल को लेकर लड़ाई नहीं करूंगा और परमल खाना शुरू कर दूंगा। तो मेरे लिए भी कभी कभी परमल के पराठे बनाया करना। इस तरह अनुज परमल के प्रति अपना गुस्सा हमेशा के लिए छोड़ देता है और अब परमल के पराठे कभी कभी नाश्ते में खाने के लिए उसके सबसे ज्यादा फेवरेट हो जाते हैं। और परमल के पराठों का किस्सा पायल के ससुराल वालों के साथ साथ पायल को भी हमेशा के लिए याद रहता है। गरीब गुंजन सुबह जल्दी उठकर काफी सारे आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, गर्मा गर्म करारी करारी चटपटे आलू के पराठे, मक्खन मारकर ले लो ले लो ले लो। गुंजन लगातार अपनी साइकिल पर आलू के पराठे बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे गुंजन बहन, मुझे जल्दी से 2 आलू के पराठे दे दो। जी भाई साहब, बस जरा सा सब्र कीजिए, अभी लगा देती हूँ। गुंजन अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही सामने बनी फैक्ट्री के मजदूर भी उसके पास आलू के पराठे खाने आते हैं। क्या मजेदार पराठे हैं गुंजन बहन, मेरे लिए 2 और लगा दो। हाँ हाँ अभी लो। फिर दिन तक उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज आलू के पराठे बेचने निकल जाती है। उसके हाथ के पराठे सबको बड़े पसंद थे। इसी तरह वो हर रोज सुबह से शाम होने तक आलू के पराठे अपनी साइकिल पर घूम घूम कर गांव भर में बेचती थी। फिर शाम को थकी हारी वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और अपाहिज पति उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहू आ गई तू, कब से मैं तेरी राह देख रही थी। घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाएं? आप चिंता मत करिए माँ जी, आज जो कमाई हुई है उनमें से कुछ का मैं राशन ले आती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से मैं आपकी दवाई भी ले आती हूँ। थकी हारी गुंजन थैला लेकर राशन लेने बाजार चली जाती है और वहीं से दवाई भी ले आती है। फिर घर आकर वो खाना बनाने लगती है कि देखती है कि आग जलाने के लिए लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अरे घर में तो लकड़ियां भी नहीं है, मुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। गुंजन लकड़ियां लेने चली जाती है। कुछ देर बाद घर लौटकर वो सबके लिए खाना बनाती है, फिर सबको खाना परोस कर बर्तन धो देती है। इन्हीं सब में उसे रात का 1 बज जाता है। फिर 4 घंटे की नींद लेकर
वो सुबह फिर जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी साइकिल पर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, करारे करारे स्वादिष्ट आलू के पराठे ले लो। कुछ देर बाद वो बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख दूसरे फेरी वाले गुस्सा होने लगते हैं। जब से गुंजन आलू के पराठे बेचने लगी है तब से हमारा धंधा चौपट हो गया। पहले जो भीड़ हमारे ठेले पर रहा करती थी अब वो सारी उसकी साइकिल के पास जाकर आलू के पराठे खाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मदन भाई, इस औरत ने तो हमारी कमाई आधी कर दी है। न जाने क्या जादू है इसके आलू के पराठों में। गुंजन के हाथों में कमाल का जादू था। वो बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। गुंजन का पति विजय दूसरे गांव में एक फैक्ट्री में काम करता था। उस गांव से आते जाते उसकी मुलाकात गुंजन से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी कर गुंजन माधोपुर गांव अपने ससुराल आ गई। उसके गांव में उसके बूढ़े सास ससुर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुंजन और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जब विजय दूसरे गांव से साइकिल से घर लौट रहा था तभी उसकी टक्कर एक बस से हो गई जिसमें विजय अपाहिज हो गया। तब से घर खर्च चलाने के लिए गरीब बहू गुंजन आलू के पराठे विजय की पुरानी साइकिल पर बेचने लगी। लेकिन गांव के कुछ फेरी वाले अब उससे जलने लगे और उन्होंने अब उसको सबक सिखाने की ठानी। एक रात, राजू अच्छा मौका है, अभी वो सब सो रहे होंगे। बता दे उस साइकिल वाली को हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तोड़ दे उसका ये साइकिल ढाबा। अभी लो हुजूर। राजू और मदन मिलकर उस गरीब बहू का साइकिल ढाबा तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब गुंजन बाहर आई तो अपनी साइकिल का ये हाल देखकर हैरान रह गई। हे राम, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आखिर किसने ये मेरा साइकिल ढाबा तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी? अपने आलू के पराठे कहाँ बेचूंगी? अब इतने पराठे बनाए, आज बेचने नहीं गई तो बहुत नुकसान होगा। कीड़े पड़े उसे जिसने हमारी साइकिल का ये हाल किया है। बहू तू घबरा मत, अपने पास वो टोकरी है ना, तू उसी में ले जाकर अपने आलू के पराठे बेचने जा। अपनी सास की बात गुंजन को सही लगती है और वो टोकरी में आलू के पराठे और माखन सर पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। लेकिन जहां वो पहले कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती थी अब उसे वहां पहुंचने में काफी वक्त लगता था। साथ ही पैदल घूम घूम कर वो थक भी जाती थी। फिर शाम को थकी हारी वो घर पहुंचती है। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज साइकिल न होने के कारण मैं ज्यादा जगह पराठे बेचने नहीं जा पाई, जिससे आज ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई और पराठे भी काफी बच गए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। काश ना मैं अपाहिज होता और ना तुम्हें इतने दुख देखने पड़ते। क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम अनाथ हो, जो प्यार खुशियां तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। अब परेशान मत होइए जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। और बहू, जो पराठे बच गए हैं ना उन्हीं को गर्म कर दे, आज हम वही खा लेंगे। वो सब वही सुबह के बने हुए आलू के पराठे खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के पराठे बनाकर टोकरी में रखकर बेचने निकल जाती है। आलू के पराठे ले लो, आलू के पराठे। लेकिन उस रोज भी उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे अपना घर चला पाऊंगी? घर का राशन, सबकी दवाइयां, सब कैसे होगा? शाम को गुंजन फिर मायूस सा चेहरा लेकर घर आ जाती है। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख समझ जाते हैं कि उसकी आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। वो सब भी मायूस हो जाते हैं। तभी उसके पास उसकी सहेली और पड़ोसन रजनी आती है। अरे गुंजन बहन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहो, क्या बात है रजनी? तुम्हें पता है अपने गांव में ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है खाने को लेकर। जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर जजेस को इम्प्रेस करेगा उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या 10 लाख? हाँ सोच गुंजन, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हें पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। वैसे भी तुम पराठे बनाने में तो माहिर हो। जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के पराठों में है ना, ऐसा कहीं नहीं। और भाग लेने में क्या जाता है, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं। बस फिर क्या था, गुंजन रजनी के साथ वहां गई और उसने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लिया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहां और भी कई अच्छे घरों की औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता है। उन औरतों को देख वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन सबको तो मुझसे अच्छा खाना बनाना आता होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्रभु का नाम लेकर गुंजन खाना बनाने लग जाती है। वो आलू के मजेदार पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में पूरे हॉल में आलू के पराठों की महक फैल जाती है। फिर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने कई महंगी महंगी और नई डिशें बनाई हैं, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों के आलू के पराठों में
वो कहीं भी नहीं, इसीलिए इस प्रतियोगिता को तुम जीत गई हो, साथ में 10 लाख का इनाम भी। ये सुनकर गुंजन बहुत खुश होती है। अब वो उन पैसों से एक पक्का घर बनवाती है, साथ ही गांव के बाजार में अपना एक ढाबा खोल लेती है और उसमें आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसकी खूब कमाई होती है और अब वो अमीर हो जाती है। अब गुंजन की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना ढाबा चलाती है।